हेलो गाइस, नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की भूगोल का इकाई 1 मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो प्रश्न बैंक 2022-2023 में दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प लिखिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं है? तो इसमें बताना है कि ऐसा कौन सा कथन है जो भूगोल का वर्णन नहीं है। तो समाकलनात्मक अनुशासन ये होता है। मानव और पर्यावरण के बीच अंतर ये भी ना भूगोल में बताया जाता है। द्वैतता का पर आश्रित इसको भी बताया जाता है। आधुनिक समय में प्रौद्योगिकी विकास प्रासंगिक नहीं है, तो यह गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, आधुनिक समय में प्रौद्योगिकी मीन्स होता है टेक्नोलॉजी, तकनीकी विकास प्रासंगिक नहीं है, जबकि प्रासंगिक है। बिना टेक्नोलॉजी के तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? यात्रियों के विवरण है, प्राचीन मानचित्र वो भी है, प्राचीन महाकाव्य वो भी है, क्योंकि भौगोलिक सूचना के बारे में पूछा है। और सी जो है, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, यह इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इसका सही उत्तर है टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी मतलब तकनीकी। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? ऐसा कौन सा है जो कि मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो वह है स्थानिक संगठन। अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल विषय की प्रकृति है। भूगोल विषय की प्रकृति कैसी है? समाकलनात्मक भी है, व्यवहारिक भी है, आनुभाविक भी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो यह कहा था एलन सी सैम्पुल ने। मानव भूगोल का उपक्षेत्र है, तो मानव भूगोल का उपक्षेत्र संसाधन भूगोल है। प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भूगोल में किसी भी घटना का अध्ययन खालिस्तान ढंग से किया जाता है। किस ढंग से किया जाता है? भौगोलिक ढंग से किया जाता है। किसी राज्य देश की सड़कों, रेल मार्गों और जलमार्गों के जाल को प्रायः खालिस्तान के रूप में वर्णन किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा परिसंचरण की कमियां के रूप में वर्णन किया जाता है। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का खालिस्तान अध्ययन है। तो मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संश्लेषित अध्ययन करता है। खालिस्तान किसी भी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रौद्योगिकी किसी भी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। मानव की आदिम अवस्था में प्रौद्योगिकी का स्तर खालिस्तान था। आदिम अवस्था, जब आदि मानव की बात की जाए तब क्या तकनीकी थी? तब टेक्नोलॉजी थी क्या? नहीं थी। तो अगर थी तो किस स्तर की थी? निम्न स्तर की थी। आदिम समाज भौतिक पर्यावरण को खालिस्तान के रूप में धारण करता है, माता प्रकृति के रूप में धारण करता है। नव निश्चयवाद की संकल्पना खालिस्तान द्वारा दी गई है, ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दी गई है। प्रश्न तीसरा है, सही अथवा गलत बताइए। प्रकृति और मानव के बीच वैधता नहीं है। तो कैसा वाक्य है ये आपका? यह वाक्य सत्य है। भौतिक पर्यावरण मानव द्वारा परिवर्तित किया जाता है, तो यह भी सत्य है। मानव भौतिक पर्यावरण से प्रभावित होता है, यह भी सत्य है। और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्राकृतिक नियमों को समझना आवश्यक नहीं है, यह असत्य है। ठीक, मतलब ये कैसा हो जाएगा? असत्य होगा। प्रौद्योगिकी प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध स्वतंत्रता एवं विकल्प प्रस्तुत करती है, सही है। आधुनिक समाज में मानव प्रकृति की प्रचंडता से भयभीत नहीं होता, यह भी सही है। आदिम जनजातियों द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि संभववादी विचारधारा का उदाहरण है, सही है। प्रौद्योगिकी विकास प्राकृतिक शक्तियों पर नियंत्रण करने में सक्षम बनाता है, यह भी सही है। तो
आरंभिक युग में साम्राज्य और व्यापारिक रुचियों ने भूगोल के विकास में योगदान दिया, बिल्कुल सही है। कोरोना महामारी के प्रभावों का अध्ययन मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यह भी सही है, क्योंकि भौगोलिक क्षेत्र का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। प्रश्न चौथा है सही जोड़ी मिलाइए। तो अन्वेषण और विवरण, तो इसकी सही जोड़ी क्या होगी, इसकी सही जोड़ी हो जाएगी अन्वेषण और विवरण। आरंभिक उपनिवेश, प्रादेशिक विश्लेषण, तो प्रादेशिक विश्लेषण मतलब हो जाएगा आपका उपनिवेश युग, तो दूसरे का हो जाएगा उपनिवेश युग। मानवतावादी विचारधारा, तो मानवतावादी जो विचारधारा कब प्रस्तुत की गई थी, 1970 में प्रस्तुत की गई थी। भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद, तो भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद जो शुरू हुआ था वह कब शुरू हुआ था, 1930 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था, ये आपका जो आएगा यहाँ पर भूगोल में उत्तरवाद 1990 में, ठीक है ना, 1990 आ जाएगा। और क्षेत्रीय विभेदन आएगा 1930 का दशक। फिर है सामाजिक कल्याण, तो सामाजिक कल्याण का आ जाएगा मानवतावादी विचारधारा। आमूलवादी, तो आमूलवादी सामाजिक समस्याओं से संबंधित है। व्यवहारवादी विचारधारा प्रत्यक्ष अनुभव से संबंधित है। संभववादी विचारधारा प्रौद्योगिकी विकास से संबंधित है। और नव निश्चयवाद मध्यम वर्गीय से रिलेटेड है। अब प्रश्न पांचवा है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। विषय के रूप में भूगोल की मुख्य विषय वस्तु क्या है, विषय के रूप में, तो विषय के रूप में भूगोल की जो मुख्य विषय वस्तु होती है इडियोग्राफिक होती है। पृथ्वी के भौतिक घटकों के नाम लिखिए। पृथ्वी के भौतिक घटक कौन से हैं, तो पृथ्वी पर्यावरण जीवन के रूप में जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये भौतिक घटक कहलाते हैं। पृथ्वी पर मानवीय घटकों के नाम बताइए। तो मानवीय घटक जैसे कि भवन हो गया, बांध हो गया, उद्योग हो गया, जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं वो मानवीय घटक हो गए। भौतिक घटक क्या हो गए, जो हमें नेचर के द्वारा प्राप्त होते हैं, ठीक। और मानवीय घटक जो मनुष्य स्वयं बनाता है। भूगोल विषय के अध्ययन में किन उपागमों का प्रयोग होता है, तो भूगोल विषय में 6 उपागमों का अध्ययन किया जाता है। कितने उपागम होते हैं, 6 उपागम होते हैं भूगोल के अंतर्गत जिसका हम अध्ययन करते हैं, जैसे कि अन्वेषण और विवरण, दूसरा होता है प्रादेशिक विश्लेषण, तीसरा होता है क्षेत्रीय विभेदन, चौथा होता है स्थानिक संगठन, पांचवा होता है मानवतावादी जिसको अमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराएं जो होती हैं उनका उदय होना, और छठवां जो उपागम है भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद। मानव भूगोल किसका अध्ययन करता है, तो मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी व क्रियाशील मानव के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है। अब प्रश्न है अति लघुत्तरीय प्रश्न जो 20 से 30 शब्दों में आपको देना है, और यह प्रत्येक प्रश्न जो है वह 2 अंक का है। तो रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा बतानी है। तो मानव भूगोल की जो परिभाषा है वो रेड जेल के अनुसार निम्न प्रकार से है। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये रेड जेल के द्वारा परिभाषा दी गई है। एलन सी सैंपल के अनुसार, सैंपल नहीं सैंपल आएगा यहाँ पर, एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल क्या है, तो मानव भूगोल क्या है देख लेते हैं। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन। सैंपल का मानना है कि पृथ्वी निरंतर परिवर्तनशील है, उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है, इसी प्रकार मानव सदैव क्रियाशील रहता है। जो पृथ्वी होती है उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। जैसे आप देखा होगा पहले आदि मानव थे, तो आदि मानव किस तरीके से थे और आज के हम लोग हैं वो किस तरीके से हैं, कितना परिवर्तन हुआ ना। तो मतलब पृथ्वी में भी परिवर्तन हुआ है और मनुष्यों की क्रियाकलापों में भी परिवर्तन हुआ है। वह किसी भी क्षण शांत नहीं रहता, उसके अंत होने का तात्पर्य उसकी मृत्यु ही है। वह सदैव अग्रसर होने के लिए प्रयास करता रहता है, इस हेतु सदैव विभिन्न कार्यकलाप करता रहता है। पाब्ला डी लाब्लास के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए। तो इन्होंने जो परिभाषा लिखी है वो देख लेते हैं। डी लाब्लास के अनुसार मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, ना कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तात्कालिक परिणाम। तो ब्लास ने क्या कहा है वो समझ लेते हैं।
ब्लास कहते हैं कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों का तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संयुक्त ज्ञान उपलब्ध होता है। मानव भूगोल के उप क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो पहला है व्यवहारवादी भूगोल, दूसरा है सामाजिक कल्याण का भूगोल, तीसरा है अवकाश का भूगोल, चौथा है सांस्कृतिक भूगोल, पांचवा है लिंग भूगोल, छठवां चिकित्सा भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, पर्यटन भूगोल, कृषि एवं व्यापारिक भूगोल और संसाधन भूगोल। ये मानव भूगोल के उप क्षेत्र हैं। आर्थिक भूगोल में सम्मिलित उपक्षेत्रों के नाम लिखिए। अभी हमने मानव भूगोल के उपक्षेत्र देखे थे, अब यहाँ पर पूछा गया है आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र कौन कौन से हैं। तो संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्रों के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। भूगोल एक समाकलनात्मक विषय है, आशय लिखिए। तो भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञानों से अंतरपृष्ठ इंटरफेस संबंध रखता है। प्राकृतिक या सामाजिक सभी विज्ञानों का एक मूल उद्देश्य होता है यथार्थता को ज्ञात करना। जो रियलिटी होती है उसका नॉलेज होना चाहिए। भूगोल के आनुभविक विषय से क्या आशय है? आनुभविक भूगोल एक अंतरा अनुशासनिक विषय है। भूगोल का गणित प्राकृतिक विज्ञानों और सामाजिक विज्ञानों के साथ घनिष्ठ संबंध है। भूगोल विविध प्रकार की उन परिघटनाओं का भी अध्ययन करता है जिनका अध्ययन अन्य विज्ञानों में शामिल नहीं होता है। यहाँ पर नहीं होता है ना, लिख सकते हैं। 8वां प्रश्न और 18वां प्रश्न दोनों का उत्तर एक ही है ना, तो यहाँ पर हम एक बार इसका उत्तर दे रहे हैं। व्यवहारिक विषय के रूप में भूगोल से क्या आशय है? व्यवहारिक विषय के रूप में भूगोल क्या है वह देख लेते हैं। यह मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। इस शाखा के अंतर्गत मानव व्यवहार, निर्णय क्षमता एवं उस पर पड़ने वाले भौगोलिक प्रभावों का अध्ययन क्षेत्रीय एवं स्थानिक विशेषताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। प्रश्न 9वां है, भौतिक परिघटनाओं के लिए मानव प्रकृति के रूपकों का प्रयोग क्या दर्शाता है? तो भौतिक परिघटनाओं के लिए मानव प्रकृति के रूपकों का प्रयोग मानव के प्राकृतिकरण को दर्शाता है। मानवीय परिघटनाओं के रूप में मानव प्रकृति के रूप का प्रयोग क्या दर्शाता है? तो मानवीय परिघटनाओं के रूप में मानव प्रकृति के रूप का प्रयोग प्रकृति का मानवीकरण को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 11 और प्रश्न नंबर 16 एक जैसा है। पर्यावरण निश्चयवाद से क्या आशा है? मतलब निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं? तो निश्चयवाद इस विचारधारा के अनुसार मानव प्रकृति का दास है और मानव अपने पर्यावरण की विशिष्ट देन है। सभी मानवीय क्रियाओं और मानव जीवन पर प्राकृतिक तत्वों का नियंत्रण होता है। यह मानव भूगोल की अत्यंत प्राचीन विचारधारा है। इसके अनुसार मानव प्रकृति की भयानकता से डरकर उसकी पूजा करता था। मतलब यहाँ पर माना गया है कि जो निश्चयवाद की विचारधारा रखने वाले थे वो ये मानते थे कि जो मनुष्य है वह पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था और प्रकृति के प्रकोपों से वो क्या करता था? डरता था। प्रकृति के मानवीकरण से क्या आशय है? तो मानव ने अपने बुद्धि कौशल तथा जिज्ञासाओं के चलते प्रौद्योगिकी की सहायता से घर्षण, ऊष्मा की खोज, डीएनए आदि की खोज करने में सफल हुआ। मानव ने प्रकृति के साथ रहकर जहाँ संघर्ष करना सीख गया तो वहीं उसने प्रकृति के सहयोग से ऐसे परिदृश्य का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया जो प्रकृति की कठोरता से उसे बचाने में सहयोग करते हैं। यह वह अवस्था थी जब मानव ने प्रकृति के प्रकोप को कम कर अपनी प्रगति सुनिश्चित करना प्रारंभ कर दिया। मानव ने प्रौद्योगिकी यानी कि तकनीकी की सहायता से प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया है। यही चीजें जो हैं प्रकृति के मानवीकरण को दर्शाती हैं। मतलब मनुष्य ने क्या किया है? प्रकृति को अपने अनुसार अब ढाल लिया है। संभववाद क्या है? प्रौद्योगिकी किसी भी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। जो तकनीक होती है वह समाज के सांस्कृतिक विकास के लिए बहुत जरूरी होती है। आज नई नई जो टेक्नोलॉजी आ गई है, जो नई तकनीक आ गई है, उसके कारण हम क्या कर रहे हैं? दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहे
हैं, हमारे समाज में, हमारे जीवन में बदलाव आ रहा है ना। तो मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया। मानव के इस बदले हुए व्यवहार को भूगोलवेत्ताओं ने संभववाद का नाम दिया है। मतलब व्यवहार को, जो ये व्यवहार है, जो बदला हुआ रूप है, इसे क्या नाम दिया गया है? संभववाद। मतलब कोई भी संभावना हो सकती है। आदिम समाज और माता प्रकृति का अंतर संबंध क्या है? आदिम समाज आदिम अवस्था में वनों में झुंड बनाकर रहा करता था। जो आदिम समाज है, आदिम मानव वगैरह थे, वो क्या करते थे? वनों में कैसे रहते थे? झुंड बना के रहते थे। और यह उस समय पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर थे। कौन? वो आदिम मानव पूरी तरह से वो प्रकृति पर ही निर्भर थे। खाने के लिए भोजन, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं पर निर्भर थे। प्यास लगी अगर तो नदी नालों के जो जल था उस पर निर्भर थे। सूर्य की रोशनी के लिए सूर्य देवता पर निर्भर थे। वर्षा के लिए बादलों पर निर्भर थे। खाद्यान्न पदार्थों के उत्पादन पर भूमि पर आश्रित थे। तो यह जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त क्रियाकलापों का संपादन प्रकृति के अधीन में रहकर करते थे। कौन करता था? आदि मानव। मतलब पूरी तरह से वो नेचर के पर डिपेंड थे। वह मानता था कि उसका अस्तित्व प्रकृति से है। मानव के सामाजिक प्राणी बनने से लेकर वर्तमान आधुनिक युग के पूर्व तक मानव पूर्णतः प्रकृति पर ही आश्रित हुआ करता था। अब है 15वां, आधुनिक समाज और माता प्रकृति का अंतर संबंध क्या है? तो आधुनिक समाज और माता प्रकृति का अंतर संबंध निम्न है। मानव सभ्यता के विकास के साथ पर्यावरण और प्राकृतिक शक्ति के बारे में लोगों की समझ बढ़ने लगी। सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी विकास होने लगा। मानव सभ्यता स्वभाव से स्वतंत्रता की ओर बढ़ने लगी और पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों का उपयोग अनेक संभावित क्षेत्रों में करने लगे। मानवीय क्रियाकलापों का प्रभाव अनेक क्षेत्रों में दिखाई देने लगा। 17वां है, नव निश्चयवाद से क्या आशय है? नव निश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर की संकल्पना है। इसमें प्रकृति के मानवीकरण और मानव के प्रकृतिकरण की चर्चा ही मुख्य आधार है। प्रकृति मानव पर नियंत्रण नहीं अपितु प्रभाव डालती है। मानव भी अपने विकास से प्रकृति को प्रभावित करता है। जैसे भूमंडलीय ताप वृद्धि, हिमानियों का पीछे हटना, निम्नलिखित भूमि का विकास आदि। नव निश्चयवाद इन्हीं संकल्पनाओं में संतुलन बनाने का प्रयास करता है। प्रश्न नंबर 19 है, क्योंकि 18 सेम था तो उसका उत्तर हम पहले ही लिख चुके हैं। मानव भूगोल का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। उक्त कथन से क्या आशय है? मानव भूगोल का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है क्योंकि इसके अंतर्गत पृथ्वी पर मानव के वितरण तथा उसकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भूगोल की यह महत्वपूर्ण शाखा भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उनकी परस्पर अन्योन्य क्रिया के द्वारा करता है। प्रश्न नंबर 20 है, मानव के प्रकृतिकरण से क्या आशय है? तो प्राचीन काल में जब नगरीकरण का विकास नहीं हुआ था तथा मानव आदिम अवस्था में वनों में झुंड बनाकर रहा करता था, यह उस समय पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर रहता था। खाने के लिए भोजन पेड़ पौधे जीव जंतुओं से प्राप्त करता था। प्यास लगने पर नदी नालों से जल प्राप्त करता था। सूर्य की रोशनी के लिए सूर्य देवता को, वर्षा के लिए बादलों तथा खाद्यान्न पदार्थों के उत्पादन पर भूमि पर निर्भर था। यह जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त क्रियाकलापों का संपादन प्रकृति के अधीन रहकर करता था। वह मानता था कि उसका अस्तित्व प्रकृति से है। मानव के सामाजिक प्राणी बनने से लेकर वर्तमान आधुनिक युग के पूर्व तक मानव पूर्णतः प्रकृति पर आश्रित हुआ करता था। तो यह मानव के प्रकृतिकरण का वर्णन है। इस प्रकार से यह वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।